अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से की मुलाकात। हिंद पाक के बीच सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर की नई सहूलत का किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना का मतलब तरक्की और तिजारत है। तेलंगाना हुकूमत ने 16 महीने की हुक्मरानी में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अवामी मफाद के काम नहीं किए गए। BRS MLC कविता ने लगाए इल्जामात। जंगे मसाइल का हल नहीं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का साथ दिया, हम सब मुत्तहिद रहें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का अहम बयान। हिंद पाक के दरमियान हालिया कशीदगी के बीच बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को एक बार फिर शहरी उड़ान के लिए खोल दिया गया। एयरलाइंस और मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। गाजा में 24 घंटों के दौरान 19 बाशिंदे शहीद, 81 जख्मी। शहदाए फलस्तीन की तादाद 52,000 से भी बढ़ गई। और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान। कहा, जिंदगी भर याद रहेगा टेस्ट क्रिकेट का ये सफर। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। इस मौके पर समझा जा रहा है कि हिंद पाक के बीच मौजूदा सूरत हाल, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमराह रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। खैर सगाल मुलाकात के मौके पर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर की शालपोशी भी की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर की नई सहूलत का इफ्तिताह किया, जिसमें इख्तियार, सरमाकारी, जाम तरक्की में तेलंगाना की तरक्की पर जोर दिया जा रहा है। टेक प्रोफेशनल और मुख्तलिफ सनती कायदीन से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने सोनाटा की AI क़यादत और तेलंगाना में तिजारत और दीगर अमूर के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में आलमी सरमाकारी और 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतें फराहम करने का भी हवाला दिया और डेवोस की कामयाब सिफारतकारी कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना का मतलब तिजारती मौक़े में इजाफा और रोज़गार के वसी तरीन मौक़े फराहम करना है। You are designing intelligent ecosystem of the future for your customers. There is a lot common in work you and work my government is doing for our citizens. We are also working on modernization for the future. Let me share details of our work and give you an insight into our plans. For my government to help my stakeholders, farmers, women, youth, students, senior citizens have to support industry and grow the economy. I am happy to share that we have attracted nearly 3 lakh crore investment since December 2023. We have created more than 1 lakh jobs in private sector. During my trips to the World Economic Forum in Davos and investor meets in the US, South Korea, Japan and Singapore, we have convinced the world that Telangana means business. This year to Davos, we have become a #1 state in attracting investments almost 1.78 lakh crores. We are #1 state in India in investments, both domestic and international. Hyderabad is now a GCC hub. In both software and life sciences, Hyderabad emerged as a leading hub for AI-ready data centers, life sciences and manufacturing sectors. IT giants like Microsoft, Cognizant, HCL Tech, Infosys and Wipro have all opened. तेलंगाना हुकूमत दरअसल तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बन गई है। BRS MLC कविता ने इल्ज़ामात लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तेलंगाना को मजीद कर्ज़ों में डालकर अवाम पर बोझ बढ़ाया गया है। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि कांग्रेस ने 16 महीने की हुक्मरानी में हज़ारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन अवामी मफादात के लिए खिदमात अंजाम नहीं दी गई। Telangana has
converted the TSIAC, which is the State Industrial Infrastructure Corporation, from a privately limited company to a public listed company. Through this, we believe that the state government is going to trade the 1,75,000 acres of land that is available for the TSIAC in Telangana. It is an unfortunate move because trading or selling of the land is not the intention of this industrial corporation. It was primarily set up to develop this land and give it to the industrialists who are interested in investing the state for the development of the state. Now, contrary to what it was set up for, this government is making move to either sell the land or to trade the land to generate more money, to generate more debt. And unfortunately, this debt will only hurt Telangana in the long term. So that is my fundamental objection. And I am demanding the Honorable Chief Minister either to roll back this decision or to tell the people of Telangana why are you going to utilize it and how are you going to utilize it. तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी के रुकने पार्लियामान ईटाला राजेंद्र पर कड़ी तनकीदें की और कहा कि इन दिनों वो बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पहले वो ये बताएं कि ईटाला राजेंद्र मुदिराज तबके से है या फिर रेड्डी तबके से उनका ताल्लुक है। उन्होंने भी कहा कि ईटाला को इस मामले पर वजाहत करना चाहिए। गौरव पार्लियामेंट सभ्युలు ఈటల రాజేందర్ రెడ్డి గారు చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన ఏ కులం ఆయనకే స్పష్టత లేదు. ఈటల రాజేందర్ గౌరవనీయ ఎంపీలు గారు వీళ్ళ క్లారిఫై చేయాలా ఆయన ముదిరాజ్ కులానికి చెందిన వ్యక్తి రెడ్డి కులానికి చెందిన వ్యక్తి. बीआरएस लीडर केटीआर ने तेलंगाना भवन पहुंचकर साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की सालगिरह तकारीब में शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर केटीआर ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर भी नुक्ताचीनी की। ఐదుగురేమో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో ఉండే ఒకే ఒక్క నాయన నరసింహారెడ్డి గారు మాత్రం విదేశాల్లో ఉండే ఆ రోజు. కానీ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది నరసన్న మీరు రాజీనామా చేయాలని చెప్పి వారికి ఫోన్లో సమాచారం అందిస్తే మనం ఇక్కడ అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేస్తే సొంత దస్తూరితోని ఆడ అది కూడా లేకుండా కంప్యూటర్ లేకుండా ఇంకోటి లేకుండా సొంత దస్తూరితో తెలుగులో నేను నా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా అని స్వదస్తూరితో చేతిరాతతో రాసి ఎక్కడికి పంపించాలి నేనని చెప్పి ఆ హోటల్లో ఫ్యాక్స్ మెషిన్ ఉంటే ఆ ఫ్యాక్స్ మెషిన్ పట్టుకొని రాజ్భవన్కు ముఖ్యమంత్రికి ఇద్దరికి వెంటనే ఫ్యాక్స్ చేసి మన పార్టీ ఆఫీస్కి ఇంకొక కాపీ ఫ్యాక్స్ చేసి అన్నా నువ్వు చెప్పినావు కేసీఆర్ గారికి ఫోన్ చేసి అన్నా నువ్వు చెప్పినావు ఇగో నేను 5 నిమిషాల్లో రాజీనామా చేసినా అని చెప్పి అమెరికాలో ఉంటే కూడా వెంటనే 5 సెకండ్లు కూడా ఆలోచించకుండా మంత్రి పదవిని అట్లా తీసి పారేసిండు నాయన నరసింహారెడ్డి గారు. అంటే అంత గొప్ప వ్యక్తి సోషలిస్ట్ ఉద్యమంలో కార్మిక ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక ఉద్యమ నాయకుడిగా ఒక ఉద్యమ బిడ్డగా ఎదిగిన వ్యక్తి నాయన నరసింహారెడ్డి గారు. ఆనాడు 2001 సంవత్సరంలో పార్టీ పెట్టిన తర్వాత హైదరాబాద్లో మేయర్ ఎన్నికలు కొట్లాడాలన్నప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్ ఎన్నిక కొట్లాడాలన్నప్పుడు నేనున్నా కదా మీకు ఎందుకు అని చెప్పి ముందుకు వచ్చి పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి ఆ రోజు మేయర్ అభ్యర్థిగా కూడా నిలబడి ఆ రోజు ఇంకా మన పార్టీ ఇక్కడ బలంగా లేదు హైదరాబాద్లో కానీ ఆ ప్రతికూల పరిస్థితిలో కూడా నేనున్నాను ముందుకొచ్చిన నాయకుడు నరసింహారెడ్డి గారు. ఎందుకంటే జీవితంలో జయాలు అపజయాలు ఎదురుదెబ్బలు ఎన్ని తగిలినా भैंसा के बीआरएस अखिलती कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि काबीना में तोसी की जाए और मुसलमानों को नुमाइंदगी फराहम की जाए। अब्दुल वासिर रसूल बीआरएस लीडर ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन अभी तक किसी भी मुस्लिम चेहरे को रियासती काबीना में जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इसकी हुकूमत थी हमारे केसीआर साहब जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बराबर इंसाफ करे ऐसा ये हुकूमत में नहीं है। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को एक तरफ रख रही और दूसरे जातों को एक तरफ रख रही, ऐसा नहीं चलता। सेकुलर जब पार्टी है तो सेकुलर से रहना चाहिए हुकूमत को। मैं राहुल गांधी साहब से और सोनिया गांधी जी से हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुसलमान को भी काबीना में जगह देना चाहिए। अब तक मुसलमान को तेलंगाना रियासत में कोई ओहदा नहीं मिला, ना कोई पोस्ट दिए, मुसलमानों को इग्नोर कर रहे। क्यों भाई? जबकि हमारे केसीआर साहब एमएलसी देकर हमारे महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर दिए, एक बार पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? मुसलमानों से क्यों ना इंसाफी कर रहे कांग्रेस वाले? क्या वजह है? मुसलमान के तो वोट होना, लेकिन मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, मुसलमानों को कोई ओहदा नहीं देंगे, मुसलमानों को एक तरफ रखेंगे, नीचे गिराने की सोच रखेंगे। कब तक चलेगा ये? मुसलमान बराबर
तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की भी मेजॉरिटी है, मुसलमान के वोट की बहुत वैल्यू है। हर पार्टी मुसलमान को बोलती कि भाई हम ऐसा करेंगे, मुसलमानों को हम जीत के इख्तिदार पे आने के बाद, जीतने के बाद हम ऐसा करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ BRS पार्टी एक वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में जो MLC देकर हमारे महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर का ओहदा, जो कि बहुत बड़ा रियासती ओहदा है, ओहदा दिए। मैं चाहता हूँ हमारे हुकूमत के, हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, तेलंगाना हुकूमत जो CM है, आज उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अभी भी कुछ नहीं है, 1.5 साल होगा नाकामी अभी तक तुम्हारी चलती गई, लेकिन अब चाह रहे कि हम मुसलमान को एक ओहदा दे, काबीना में मुसलमान को जगह दे, एक ओहदा दे, मिनिस्ट्री दे। और बहुत से ऐसे मसले हैं जो रियासती हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत नाकाम चल रही, जैसा कि सीनियर लीडर कांग्रेस हनुमत राव ने कहा कि हिंदुस्तान ने जगमदी का वादा पूरा किया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमलों के वाक़यात पेश आए, जिससे पाकिस्तान की गैर संजीदगी जाहिर हुई। हनुमत राव मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मीडिया से बातचीत कर रहे थे। Clearly yesterday the ceasefire both the countries was followed and it was decided by 5 o'clock. Later also they are continually attacking on Jammu Kashmir and other parts of the India, Bharat Desh. This is really unfortunate. We are ready to ceasefire and amicable discussion should be there. At that time again they are attacking, means they are not interested for ceasefire. If this will continue, nobody will come and nobody will keep quiet. It is a serious issue. They should understand. When American president also was both countries to make a ceasefire, he has taken a issue. But you are continually attacking, means our Indian military will not keep quiet. Because what is this? You should understand, when ceasefire was there, after that how they can attack on Jammu Kashmir, other parts of the country. This is a serious offense. Today also they can do anything. There is a possible, nobody will accept this type of activity. The war will be declared. So war should not be there. The other countries also, all over countries, including America also, they want to make a ceasefire to discuss. On the discuss of the issue also they are making, they are not understanding real ground reality. You are making many places, you are attacking, but we are giving a good counter. Why unnecessary? Whether the Pakistan Prime Minister, they are not obeying this extremist. This is a clearly showing that तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने रियासत के बाद जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिनमें मुतहदा आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा भी शामिल हैं। इन इलाकों में हल्की ता औसत बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला में भी हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में दर्ज हरारत में इजाफे की भी पेशकयासी की। अवाम को एहतियात की हिदायत दी गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, जो गर्मी से किसी कदर राहत फराहम कर रही हैं, लेकिन गैर मुतवक्को बारिशों से किसानों और उनकी फसलों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साइबराबाद पुलिस की CCS, IT सेल और सोशल मीडिया टीमों ने मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी के 7वें मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान 310 चोरी शुदा और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स का सुराग लगा लिया गया और इसे बरामद किया गया। बरामद शुदा फ़ोन्स की मालियत 95 लाख रुपए बताई गई है। आज साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस में मोबाइल फ़ोन को उनके हकीकी मालिकों के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। ఫస్ట్ టైం పోయినప్పుడు ఇది నా పాప చేతిలో పోయింది. అంటే తను బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తుంది, తను కాలేజీ స్టూడెంట్. ఎంత ఏడ్చిందంటే ఆ రోజు చాలా ఏడ్చింది పాపం. తను ఫస్ట్ టైం ఫోన్ తీసుకుంది. వాళ్ళు కాలేజీలో PDFలు అవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా.
చాలా కష్టపడి తీసుకున్నాం ఈ ఫోను. డాడీ కొనిచ్చిండు. 1 మంత్లోనే ఫోన్ పోయింది. చాలా ఏడ్చింది. పోలీస్ వాళ్ళందరూ అన్నారంట, అమ్మ ఏడవకురా, నీకెందుకు 10 డేస్లో మేము ట్రాక్ చేసి నీ ఫోన్ నీకు ఇస్తాము, ఏడవద్దని చాలా సపోర్ట్ చేశారంట. నిజంగానే 10 డేస్లో ఇచ్చారు. తను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందంటే ఆ రోజు అసలు మాటల్లో చెప్పలేను నేను. అండ్ సెకండ్ టైం మా హస్బెండ్ ఫోన్ పోయింది. తను రిక్వెస్ట్ చేశారు కూతుర్ని, అమ్మ నేను తీసుకెళ్తాను రా, నా ఫోన్ పోయింది, కావాలి నాకు అర్జెంట్ అని చెప్పి తీసుకున్నారు. 1/2 అవర్లో వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు. 1/2 అవర్లో ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారు. ఆ రోజు చాలా ఏడ్చింది, డాడీ ఇది పోయిన ఫోను లక్కీగా దొరికింది, నా లక్కీ ఫోన్ పోగొట్టావు నువ్వు, నేను లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. దాని మీద ఒక చిన్న స్క్రాచ్ పడినా తను ఎంత ఫీల్ అయ్యేదంటే, డాడీ ఏంటి డాడీ ఇలా స్క్రాచ్ చేసావు, ఇది నా లక్కీ ఫోన్ కదా, ఎందుకు తీస్తావు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు అంటుండే. అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫోన్. तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 66 अफराद को हिरासत में लिया गया। इन अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 289 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। यह मुहिम सड़क हादसा की रोकथाम और ड्रग्स की गैरकानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए चलाई जा रही है। पुलिस ने नौजवानों से कहा है कि अगर वो साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करके इसकी पुलिस को इत्तला दी जाए। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का साथ दिया, इस मौके पर हम सबको मुत्तहिद होकर रहना ज़रूरी है। उन्होंने भी कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत जो भी इक़दाम करेगी हम उसका साथ देंगे। युद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे संसार के लिए आज बुद्ध की आवश्यकता है। आज हम जो लड़ाइयां देख रहे हैं हर जगह, यूक्रेन हो, दूसरे जगह सीरिया हो, जितने भी कंट्रीज में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आज महात्मा बुद्ध की उसूलों की जरूरत है। और हमारे देश में भी हम हमेशा बुद्ध के उसूलों पे चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने होना बोलकर हमारे देश को प्रोवोक करके वहां पर अशांति लाना चाहते हैं। और टेररिस्ट के तहत या उनको आगे रख के वो लोग एक जो खेल खेल रहे हैं वो उनको भी अच्छा नहीं है और सामान्य जनता को भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमारे पर मुसीबत आई है तो हमको इसको लड़ना चाहिए, और लड़ने के लिए एक रहने की जरूरत है। एक अगर रहे तो देश भी बचता है, संविधान बचता है और लोकतंत्र भी बचता है। और जिन गरीबों को संविधान की वजह से, लोकतंत्र की वजह से जो सहूलतें मिले, जो फायदा हुआ सामान्य जनता को, वो रहेगा। इसीलिए हम पहले देश को बचाने की कोशिश करें, बाद में धर्म, दूसरे जाति पाति। मौजूदा हालात पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतलबा करने वाली कांग्रेस ने बीजेपी के निशिकांत दुबे के तबसरे पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1962 की जंग के बाद मुल्क को जवाब देने के लिए पार्लियामेंट इजलास का मुतालबा किया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा मुल्क की फ़ौज को बदनाम करना है तो क्या वाजपेयी ने भी फ़ौज को बदनाम करने के लिए मुतालबा किया था। पवन खेड़ा ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी लीडर पूछें कि 1962 में जंग के बाद वाजपेयी ने नर हुकूमत से इसी तरह का मुतालबा किया था। काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, तमाम अपोजिशन अरकान हुकूमत को गाली देंगे। हिंद पाक कशीदगी के दरमियान बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को एक बार फिर शहरी उड़ान के लिए खोल दिया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी इत्तला दी। हवाई अड्डों पर फौरी असर से खदमात बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हिंद पाक के दरमियान फौजी टकराव की वजह से 9 मई से 15 मई तक के लिए मुल्क के शुमाली और मगरबी हिस्सों में वाक़ 32 एयरपोर्ट, जिनमें श्रीनगर और अमृतसर जैसे हवाई अड्डे भी शामिल हैं, शहरी उड़ानों को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर एविएशन अथॉरिटीज़ ने इससे कबल इन हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद करने की इत्तला दी थी। अब हालात बेहतर रही की जानिब बढ़े हैं और इस दौरान इसे दोबारा खोल दिया गया है, जिसके बाद एयरलाइंस के साथ साथ मुसाफिरों ने भी राहत की सांस ली।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हिंद पाक के बीच हालिया कशीदगी और उससे जुड़े अमूर पर बयान दिया। इस खिताब को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। बेरहमी से मार डालना यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने ऐलान किया कि 24 घंटों के दौरान जालिम इसराइली बमबारी और हमलों की वजह से 19 मासूम फ़लस्तीनी शहीद और 81 दीगर ज़ख्मी हो गए। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये तफसीली रिपोर्ट। मैसूर और ज़ख्मों से चूर गाज़ा एक बार फिर इंसानी अलमिया की एक नई दास्तान रकम कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़ालिम व क़ाबिज़ इसराइल की बमबारी और हमलों के नतीजे में 19 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 81 दीगर ज़ख्मी बताए गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन की जानिब से मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन को मौसूल होने वाले बयान में कहा गया कि कई शहदा और ज़ख्मी अब भी मलबे तले और सड़कों पर मौजूद हैं, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल और इसराइली फ़ौज की बदतरीन बमबारी के दरमियान एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें बरवक्त पहुंचने से कासिर बताई जा रही हैं। बयान में यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली बदतरीन जारहियत के नतीजे में अब तक शहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 52,829 हो चुकी है, जबकि फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की तादाद 1,19,554 तक जा पहुँची। गजा की फ़िज़ाओं में अब भी गोला बारूद की बो रची बसी है और क़ाबिज़ इसराइली हमलों में शहीद होने वालों के जनाजे रोज़ का मामूल बन चुके हैं। दुनिया की मुजरिमाना खामोशी और क़ाबिज़ और ज़ालिम दुश्मन इसराइल के जराइम में इजाफ़े की वजह से आम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मुश्किलात और चैलेंजों से भरपूर बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से बाज़ाब्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कोहली ने आज पीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की इत्तला दी। कोहली ने टेस्ट जर्सी में अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहने 14 साल गुजर गए। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये फॉर्मेट मुझे किस सफ़र पर ले जाएगा। उसने मेरी आजमाइश की, मुझे तराशा, मुझे वो असबाक सिखाए जिन्हें मैं ज़िंदगी पर साथ रखूँगा। कोहली ने लिखा कि सफ़ेद जर्सी में खेलना एक ज़ाती तजुर्बा है, खामोश मेहनत, तवील दिन, वो छोटे छोटे लम्हा जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूं तो यह आसान नहीं है, लेकिन ये दुरुस्त महसूस हो रहा है। मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया और इसने मुझे मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा दिया। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वालों के लिए और उस शख्स के लिए शुक्रगुजार दिल के साथ जा रहा हूँ जिसने मेरा साथ दिया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराहट के साथ याद रखूँगा। याद रहे कि विराट कोहली ने 20 जून साल 2011 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से की मुलाकात। हिंद पाक के बीच सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर की नई सहूलत का किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना का मतलब तरक्की और तिजारत है। तेलंगाना हुकूमत ने 16 महीने की हुक्मरानी में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अवामी मफाद के काम नहीं किए गए। BRS MLC कविता ने लगाए इल्जामात। जंगे मसाइल का हल नहीं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का साथ दिया, हम सब मुत्तहिद रहें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का अहम बयान। हिंद पाक के दरमियान हालिया कशीदगी के बीच बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को एक बार फिर शहरी उड़ान के लिए खोल दिया गया। एयरलाइंस और मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। गाजा में 24 घंटों के दौरान 19 बाशिंदे शहीद, 81 जख्मी। शहदाए फलस्तीन की तादाद 52,000 से भी बढ़ गई। और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान। कहा, जिंदगी भर याद रहेगा टेस्ट क्रिकेट का ये सफर। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल ही खत्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाजत दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।